नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। तो चलिए जानते हैं फटाफट कि आज की मुख्य खबरें क्या है। कोवैक्सीन के ट्रायल को योगी सरकार की मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के लखनऊ और गोरखपुर में किए जाने को मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ICMR के साथ मिलकर इस वैक्सीन पर काम कर रहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने सरकार की ओर से जारी पत्र में इसकी जानकारी दी है। यह पत्र भारत बायोटेक के डायरेक्टर बी कृष्णा मोहन को भेजा गया है। पत्र में लिखा है, कोवैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को उत्तर प्रदेश में किए जाने संबंधित अनुमति दी जाती है। भारत बायोटेक को लखनऊ और गोरखपुर में वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आपको क्लिनिकल ट्रायल संबंधित सभी सुरक्षा और अन्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। लखनऊ के लिए संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर RK धीमन और गोरखपुर के लिए BRD मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश कुमार को नोडल अफसर नियुक्त किया गया है। पूर्व DGP की नजर सियासी पारी पर। गुप्तेश्वर पांडे बोले, बिहार में कहीं से भी चुनाव जीत सकता हूं, 14 सीट से ऑफर मिला है। गुप्तेश्वर ने गुरुवार को कहा, बिहार की जनता मुझे पसंद करती है, मैं कहीं से भी चुनाव जीत सकता हूं, मुझे 14 सीटों से चुनाव लड़ने का ऑफर मिल रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान जदयू में शामिल होने के सवाल पर गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, क्या राजनीति करना या फिर किसी राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध है? अभी इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता, जल्द ही आप लोगों को अपने फैसले के बारे में बताऊंगा। मेरे BRS को अभिनेता सुशांत सिंह मौत मामले से जोड़ने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मैंने जो कुछ किया वह सही था। जापान के सेल्फ मेड PM सुगा के प्रधानमंत्री बनने पर देश में शुरू हो सकता है अल्पकालिक सरकारों का दौर। अगर वे आवे की विदेश नीतियों पर काम करें तो भारत के लिए फायदेमंद होगा। 71 साल के योशिहिदे सुगा के जापान का प्रधानमंत्री बनने के साथ ही कहा जा रहा है कि देश में एक बार फिर अल्पकालिक सरकारों का दौर शुरू हो सकता है। 2012 से 2020 तक शिंजो आबे देश के प्रधानमंत्री रहे। वहीं 2012 से पहले जापान में 19 प्रधानमंत्री बने। 8 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री आबे ने 28 अगस्त को स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जापान के पूर्व सेक्रेटरी योशिहिदे सुगा को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाया गया। सुगा की छवि पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले लीडर की तरह है। उन्हें जापान के ब्यूरोक्रेसी की अच्छी समझ है। वे आबे के बेहद करीबी माने जाते हैं। हालांकि आबे और अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह वे करिश्माई वक्ता नहीं माने जाते। उनके बारे में कहा जाता है कि सुगा जिन सवालों को पसंद नहीं करते उनका जवाब देने से मना कर देते हैं। इस वजह से उन्हें आयरन बॉल भी कहा जाता है। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 57 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 86,508 नए मामले। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने का सिलसिला जारी है। वहीं संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के लगभग 86,508 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1129 लोगों की जान चली गई है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई है। मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 86,508 नए मामले आए हैं, जबकि 1129 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही भारत में कुल मामलों की संख्या 57 लाख के पार पहुंच गई है। देश में कुल कोविड मामले 57,32,519 हो गए हैं। इसमें सक्रिय मामलों की संख्या 9,66,382 है, जबकि 46,74,988 मरीज ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है या फिर देश छोड़कर चले गए हैं। वहीं 91,149 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। देश में कोविड-19 से होने वाली मौतों की दर 1.59% है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी
9,66,382 मरीजों का कोरोना वायरस का इलाज जारी है, जो कुल मामलों का 16.86% है। भारत में कोविड-19 के मामले 7 अगस्त को 20 लाख के पार, 23 अगस्त को 30 लाख के पार, 5 सितंबर को 40 लाख के पार और 16 सितंबर को 50 लाख के पार चले गए थे। कंगना वर्सेस बीएमसी केस, बीएमसी ने मांगा समय तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा आपको समय क्यों चाहिए, आप तो बहुत तेज हैं। कंगना ने लिखा मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरे घाव कुछ तो भरे। गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत की याचिका पर सुनवाई की। यह याचिका कंगना ने बीएमसी के खिलाफ मणिकर्णिका फिल्म को तोड़ने के खिलाफ लगाई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा आंशिक रूप से नष्ट की गई प्रॉपर्टी को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता, इस पर आज सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान बेंच ने बीएमसी पर जोरदार तंज कसा कि आप तो बहुत तेज हैं, फिर भी आपको और समय क्यों चाहिए। केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस एसजे काठवल्ला और जस्टिस आरआई छगला की खंडपीठ ने कहा कि मानसून शुरू हो चुका है और प्रॉपर्टी नष्ट हो चुकी है, ऐसे में और ज्यादा दिन तक सुनवाई नहीं टाल सकते। याचिकाकर्ता के वकील आज से यानी 25 सितंबर से इस केस पर अपना पक्ष रख सकते हैं। वहीं संजय राउत के दिल्ली में होने और भाग्यवंत के मांगे समय के अनुसार कोर्ट ने उन्हें मंगलवार तक का समय दिया है। सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा पर सुनवाई, बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 10 अक्टूबर तक जारी होगा 12वीं का रिजल्ट। यूजीसी ने बताया रिजल्ट के बाद 31 अक्टूबर तक एडमिशन ले सकेंगे स्टूडेंट्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह 10 अक्टूबर को या उससे पहले 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर देगा। सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता में हो रहे सुनवाई के दौरान सीबीएसई और यूजीसी दोनों वकील मौजूद थे। कोर्ट ने छात्रों के एडमिशन के लिए पर्याप्त समय मिलने पर संतोष जताया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि सीबीएसई 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा के आयोजन में हुई देरी को देखते हुए आयोग ने पहले मौजूदा एकेडमिक ईयर के दौरान एडमिशन के लिए पहले ही गाइडलाइंस तय कर ली है। अधिवक्ता अपूर्व ग्रुप ने दायर एक जवाबी हलफनामे में जानकारी दी कि कोरोना के बीच कॉलेजों के यूजी पीजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट्स के लिए पहले ही गाइडलाइंस निर्धारित कर ली है। दिल्ली दंगों का आरोपी उमर खालिद 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली दंगों में आरोपी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र उमर खालिद को 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को न्यायिक हिरासत में भेजा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से उमर खालिद पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उमर खालिद पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है। उमर खालिद 10 दिन की पुलिस रिमांड पर था। उसकी रिमांड अवधि आज 24 सितंबर को खत्म होने के बाद उसे फिर से अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 22 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को 13 सितंबर को गिरफ्तार किया था। इसके अगले दिन अदालत ने खालिद को 10 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया था। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून सीए के खिलाफ 24 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे, जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 200 के करीब घायल हुए थे। तो आज की बस इतनी ही खबरें थी। बाकी और खबरों के लिए बने रहें हिंद न्यूज के साथ।